अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। पहले हमने वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, वैल्यू एडिड प्राइसेस, गुड वैल्यू प्राइसिंग और दो तीन और थी। आज है हमारा कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम प्राइस को सेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट अकर्ड फॉर आवर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मार्केट। वो सारे अखराजात को हम देख के उसके अंदर थोड़ी बहुत अपनी तरफ से वैल्यू क्या कहते हैं अमाउंट ऐड कर देते ताकि वो हमारा प्रॉफिट भी उसमें से निकल आए। जो हमारी कॉस्ट फॉर एग्जांपल 500 रुपये है ये प्रोडक्ट के ऊपर बनाने के लिए, 200 रुपये उसको मार्केट में ले जाने के लिए, 100 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये टोटल हो गया 800 रुपये। और इसमें हम फॉर एग्जांपल 400 रुपये और ऐड कर लें अपना प्रॉफिट, तो हमारा 1200 का प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की प्राइस 1200 सेट कर लेंगे। तो ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग ये उस वक्त यूज़ होती थी जब हमारा कंसेप्ट था, हमारा जो सेलिंग कंसेप्ट है, हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे अर्ली एज में, जब हम मतलब 90s की बात करें तब जो है कस्टमर पे इतना फोकस नहीं किया जाता था। तब फोकस किया जाता था ज़्यादा किसके ऊपर, सेल के ऊपर, जिसने ज़्यादा सेल कर जो ज़्यादा सेल कर सके जो इस तरह। तब कंपनी ये करती है कि अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती थी ताकि उसमें ज़ाहिर बात है ये मार्कअप तो उन्होंने ऐड करना है, 400 रुपये का या 300 रुपये का प्रॉफिट तो उन्होंने रखना है। और ये जो ये कॉस्ट है प्रोडक्शन की, सेल की, ट्रांसपोर्टेशन, इनको उन्होंने कोशिश करते थे इसमें किसी तरह कमी करके हम प्रोडक्ट को चीप प्रोडक्ट सेल करें ताकि हमारा प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो। तो ये है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। आजकल भी लोग यूज़ करते हैं, कंपनी यूज़ कर रही हैं। इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की टाइप्स हैं कुछ। पहली इसकी टाइप है जी फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट। इसकी टाइप्स नहीं है बेसिकली, ये कॉस्ट की टाइप है बेसिकली, टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन। ओके, ये फिक्स्ड कॉस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह एक इंडस्ट्री है उसके अंदर जो उसने मंथली रेंट पे करना है अपनी इंडस्ट्री का, तो जो रेंट है उसने फिक्स ही पे करना है, चाहे वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करे प्रोडक्ट के, चाहे वो 20,000 प्रोड्यूस करे, चाहे वो 100 प्रोड्यूस करे, चाहे वो 1000 प्रोड्यूस करे, रेंट उसकी कंपनी का वही रहेगा। और उसने जो जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है कंपनी का, BODs हो गए, मैनेजर्स हो गए, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस भी नहीं होते और वो हमारे क्या कहते हैं कमीशन बेस भी नहीं होते, उनकी फिक्स सैलरी होती है। तो वो जो है फिक्स सैलरी जो है वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, और वो क्या है हमारा फिक्स कॉस्ट में आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी फिक्स कॉस्ट होती हैं, ETC कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल नाम से ज़ाहिर है कि जो वेरी करे, ऐसी कास्ट विच वेरी विद लेवल ऑफ आउटपुट, कॉस्ट विच वेरी और चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। इसको VC भी लिखते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होती है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसकी एग्जांपल मैं दूँ आपको, ये एग्जांपल इसकी है, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, मशीनरी ज़्यादा चलेगी तो हमारे बिजली के एक्सपेंसेस क्या होंगे, ज़्यादा आएंगे। उसके अलावा अगर हमने क्या कहते हैं प्रोडक्शन ज़्यादा करें तो हमें लेबर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कौन सी जो प्रोडक्शन करती है जिसको हम असेंबली लाइन वर्कर्स कहते हैं, वो, तो लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर हमने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो हमें रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मंगाना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है ना। एक हमारे पास कॉस्ट की टाइप है जी, कॉस्ट का यानी कि कंसेप्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट नाम से ज़ाहिर है कि ये जो है कम्बिनेशन है वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट, VC प्लस FC, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट। द सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में अगर हम टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, उसका भी वही तरीका है कि हमें अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम से कम रखना पड़ेगा। चीप लेबर लेके आनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल जो है वो कहीं से जहाँ से सस्ता मिल रहा है वहाँ से लेके आना पड़ेगा, बिजली जो है वो जितनी ज़रूरत है उतनी इस्तेमाल करें, उसका पेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और भी बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, इसको हम अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है उसके जो हमारे पास वर्कर हैं, वो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनकी जो सैलरी हमारे साथ मुख्तस हो गई है वो बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो बेसिकली चेंजेबल नहीं होती। लॉन्ग रन में हम चेंज कर सकते, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का प्रोजेक्ट है तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करेंगे। जो फिक्स स्टाफ हमने मंगवा लिए 6 महीने के लिए, कोई प्रोजेक्ट है, कोई रोड बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे फिक्स कॉस्ट को चेंज हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया।
अच्छा जी, जब हम ये कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट की बात कर रहे हैं जब, तो एक होता है लर्निंग कर्व। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है लर्निंग कर्व जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या होती है, ये हमने आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो, माइक्रो में या मैक्रो में। तो लर्निंग कर्व ये है कि जैसे जैसे एक वर्कर ज़्यादा प्रोडक्शन करता जाए, उसकी प्रोडक्शन या उसकी जो उसकी उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है जब वो बढ़ती है, 1 साल बाद, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, तो उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है। एक्सपीरियंस के बढ़ने से ये होता है कि उसको कम टाइम रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्शन देने के लिए। फॉर एग्जांपल एक वर्कर न्यू है, वो मशीनरी पे न्यू काम कर रहा है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बनस्पत उसके जिसने बहुत ज़्यादा अर्सा काम कर लिया उसी मशीन पे, उसका एक्सपर्ट बन गया है, उसका वो एक्सपर्ट है, तो वो उसको क्या होगा, कम टाइम उसकी लर्निंग होगी ना ज़्यादा। लर्निंग ज़्यादा होगी, लर्निंग कर्व उसका जितना बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे हमारे मशीन और डिक्लाइन होते जाएंगे। वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन देगा जिसकी लर्निंग ज़्यादा है। तो लर्निंग कर्व क्या कहती है कि एज द वर्कर और जो हमारा वो होता है एम्प्लॉय वर्क्स फॉर लॉन्ग टाइम देन मशीन आवर्स और प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच प्रोडक्ट रिड्यूसेस। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इकोनॉमिक, इसका फ़ायदा क्या होगा, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हमारे पास आ जाएंगे। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होते हैं, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ये है कि हमें हमें जो है ना कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगी। कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन ले लें हम, तो हमारी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ये होता है कि आउटपुट ज़्यादा होगी और आउटपुट इंक्रीज़ होगी और इनपुट क्या होगी, डिक्रीज़। यानी कि हमारे वर्कर्स, हमें अगर एक्सपर्ट होंगे तो हमें 10 वर्कर्स भी उतनी प्रोडक्शन दे देंगे। अगर वर्कर एक्सपर्ट नहीं है, उनकी लर्निंग कर्व वीक है, उन्होंने कम एक्सपीरियंस है वो, तो हमारे पास क्या होगा कि वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे और हमें वर्कर भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे और आउटपुट उस लेवल की भी फिर भी नहीं आएगी। ठीक हो गया ना। तो इसलिए तो कंपनीज प्रेफर करती हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 4 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप हमारे पास आएँ। तो हम क्या है, वो उनको पता होता है कि इनका एक्सपीरियंस है तो ये हमें अच्छी आउटपुट देंगे। ये उनकी लर्निंग कर्व है। लर्निंग कर्व की डेफिनेशन ये होती है कि दी ड्रॉप इन द एवरेज पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट दैट कम्स विद अकोमुलेटेड प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। कहते हैं कि अगर आपका प्रोडक्शन एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, उसमें एक टाइप होती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। नाम से क्लियर है कि कॉस्ट में कुछ अमाउंट प्लस करके हम प्राइसिंग सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन ये है कि सेट प्राइस बाय एडिंग सम अमाउंट इन कॉस्ट। कॉस्ट में कुछ अमाउंट को ऐड करके हम प्राइसिंग सेट करते हैं, वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो हमने सारा कुछ, लेबर कॉस्ट और मशीनरी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, जितने भी हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा CGS होता है, और जो CGS होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसकी टोटल कॉस्ट है। तो जो उसके ऊपर टोटल कॉस्ट आई है उसमें कुछ अमाउंट, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर टोटल कॉस्ट मशीनरी की, लेबर की, सब कुछ मिला के 800 रुपये बन गई है। तो उसमें हम 400 रुपये अपने मार्कअप ऐड करके, मार्कअप कहते हैं प्रॉफिट को जो हमने रखना है अपना, तो हम 1200 का प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो ये जो 1200 है ना, ये जो हम प्राइस हमने सेट किया, ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की बेस पे, क्योंकि कॉस्ट हमने पहले फाइंड किया, फिर हमने उसमें कुछ अमाउंट प्लस किया अपने प्रॉफिट के तौर पे, और फिर हमने प्राइसिंग जो बनाई है वो हमारी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो गई है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन है जी, एडिंग अ स्टैंडर्ड मार्कअप टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट में एक स्टैंडर्ड मार्कअप ऐड करना। मार्कअप कहते हैं प्रॉफिट को, थोड़ा सा प्रॉफिट अपना देखते हुए कि ये प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट ऐड करूँ तो ये मार्केट में सर्वाइव कर। ये ना हो कि 800 का प्रोडक्ट और आप 800 ही उसमें ऐड कर लें प्रॉफिट के तौर पे, तो वो 1600 का तो नहीं बिकेगा। थोड़ा सा मार्कअप ऐड करके हम प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करते हैं, सेट करते हैं। अच्छा जी, एक और हमारे पास टर्म है जी इसमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में, ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग, और इसको टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग भी कहते हैं, टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग। अच्छा जी, ब्रेक इवन कहते हैं वो जगह जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट और आपकी सेल जो प्राइस है वो क्या हो जाए, आपस में इंटरसेक्ट हो जाए। ये अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी सप्लाई और डिमांड क्या हो जाती है बराबर, जिसको आप इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। मैथ में भी पढ़ा होगा, मैथ में भी होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे आपकी दो जो आपके फंक्शंस हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप लीनियर इक्वेशन को डील कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन
का एक फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन है लीनियर इक्वेशन का, तो जहाँ पे वो दोनों फंक्शन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि सेटिंग प्राइस टू ब्रेक इवन ऑन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और सेटिंग प्राइस टू मेक अ टारगेट प्रॉफिट। अच्छा जी, ब्रेक इवन का फार्मूला है जी, ब्रेक इवन का फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट ओवर प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट को जब प्राइस पे डिवाइड करेंगे और उसमें से जो आंसर आएगा उसको वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इसका फ़ायदा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन प्राइसिंग जो होती है ये डिसाइड करती है कि आपका टारगेट प्रॉफिट कितना है। ये इसका जो आंसर निकलेगा ना, इसका जो आंसर आएगा ब्रेक इवन का जो आंसर आएगा वो आपका टारगेट प्रॉफिट होगा। जो आपका टारगेट प्रॉफिट, इसका मतलब आपने प्राइस भी उसी हिसाब से सेट करनी है। आपका जो इसका आंसर निकले, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट है 500, वेरिएबल कॉस्ट है 300 और सॉरी वेरिएबल प्राइस आपने रखनी है 1200 सपोज, और प्राइस है वेरिएबल कॉस्ट है 300 रुपये, तो इसको इस पर डिवाइड करें, -300 करेंगे, जो आंसर आएगा ना वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, तो ये मार्केट में इस ब्रेक इवन के साथ अगर मैं जाऊँ तो मेरा प्रोडक्ट सेल होगा। अगर मैं इससे ऊपर नीचे जाऊँगा, प्राइस को थोड़ा फ्लक्चुएट करूँगा तो क्या होगा, हमारी जो है वो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्ट का सेल जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा हमारा। अच्छा जी, उसके अलावा जी, उसके अलावा अच्छा जी, उसके अलावा कुछ कंसिड्रेशंस होती हैं प्राइस को सेट करने के लिए। प्राइस की टाइप्स होगी हमारे पास, और प्राइसेस की कुछ कंसिड्रेशन होती हैं कि हमने कौन सी मार्केट में किस तरह की प्राइसिंग सेट करनी है। मैं आपको 4 किस्म की मार्केट्स आपने शायद पढ़ी हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और एक चौथी होती है जनाब प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन। ठीक हो गया, तो कौन सी मार्केट में कौन सी प्राइस के साथ इन होना है ये आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके टॉपिक का नाम है प्राइसिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। जी है जी, 4 टाइप की मार्केट्स हैं जनाब। एक है प्योर कंपटीशन, दूसरी है जी मोनोपोलिस्टिक, कंपटीशन, तीसरा है मोनोपोली और चौथा है जी प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक के बाद है ओलिगोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली जिसको हम कहते हैं। अच्छा जी, पहली बात यह कि प्योर कंपटीशन क्या होता है। प्योर कंपटीशन वो होता है जिसमें नंबर ऑफ़ बायर्स एंड नंबर ऑफ़ सेलर्स आर मोर। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लिख लूँ, प्योर और परफेक्ट कंपटीशन एक ही बात है। ठीक है जी, तो प्योर कंपटीशन क्या होता है, हेयर नंबर ऑफ़ बायर एंड सेलर आर ह्यूज और मोर। बहुत सारे नंबर ऑफ़ बायर्स और बहुत सारे नंबर ऑफ़ सेलर्स होंगे प्योर कंपटीशन में। तो यहाँ पे प्राइसिंग आप कौन सी सेट करेंगे, आप ये तो नहीं करेंगे अगर नंबर ऑफ़ बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, ख़रीद करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये तो नहीं करेंगे कि आप प्रोडक्ट की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा हाई कर दें, फिर तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। क्योंकि लोगों के पास सब्सिट्यूट्स और मुतबादल अशिया बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपने एक सोप बनाया है, ठीक है ना, तो जब आप सोप बनाएंगे तो सोप की प्राइस आप 100 से कम ही रखेंगे ना, या 50 या 60 या 70 तक करीब रखेंगे स्टार्ट में, तो तब जाकर आपका प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव करेगा। ये तो नहीं अगर आपने एक सोप बनाया और उसके मार्केट में डिमांड है ही नहीं, आप 150 का बना के और 150 रुपये का मार्केट में चाहें कि सेल हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो क्योंकि प्योर कंपटीशन होता है FMCGs के लिए, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स के लिए जो कंपटीशन है वो प्योर, क्योंकि उधर मार्केट में सोप भी बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के पड़े हुए हैं, और डिटर्जेंट्स भी बहुत सारे कंपनी के, और परफ्यूम भी, और फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें तो जो शैम्पू होते हैं और वो जो कंडीशनर होते हैं वो भी बहुत सारी कंपनीज़ के पड़े हुए हैं। तो उधर आपको प्राइस जो है वो बहुत लो सेट करनी पड़ती है। इधर आपकी प्राइसिंग क्या होगी, लो प्राइस होगी अकॉर्डिंग टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपेटिटर, लो प्राइस अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग कंपनीज़। ठीक है,
तो यहाँ पे प्राइसिंग सेट करने का ये तरीका है कि आपने प्राइस को लो रखना है प्योर कंपटीशन में। अगर आप एक न्यू एंट्रेंट है कंपनी मार्केट में, न्यू एंट्रेंट वो होते हैं जो मार्केट में न्यू न्यू आते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक या आपने भी शायद पढ़ी हो, मोनोपोलिस्टिक मतलब नई कंपनी को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि द मार्केट विच कंसिस्ट ऑफ मैनी बायर्स एंड फ्यू सेलर्स। तो मोनोपोलिस्टिक में बायर्स बहुत ज़्यादा होंगे और सेलर्स क्या होंगे, फ्यू होंगे। बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, बायर्स आर मोर एंड सेलर आर फ्यू। फ्यू से मुराद कि चंद होंगे, इतने भी कम नहीं होंगे, मतलब एक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि 50 सेलर हैं और बायर्स हैं 1000, इस तरह का कोई सीन होगा। इस तरह के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो कंपटीशन जो मोनोपोली हो, वो मार्केट जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होगी। तो वहाँ पे प्राइसिंग जो है वो सेलर क्या करते हैं, प्राइसिंग किस तरह सेट करते हैं, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि हमने ये प्राइस पे चीज़ बेचनी है, इससे कम नहीं बेचनी। ठीक हो गया। मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में फ़र्क है वो मैं आपको बताऊँगा। तो मोनोपोलिस्टिक में ये है कि प्राइसेस आर सेट ऑन द बेस ऑफ द सेलर। जो प्राइसेस सेलर्स आपस में डिसाइड कर लें, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। देखिए मैं लिख देता हूँ, प्राइस इज सेट बाय म्यूचुअल बाहिमी अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट ऑफ सेलर। सेलर्स की कमिटमेंट होती है कि हमने इस प्राइस पे, जब वो सारे सेलर्स आपस में एक प्राइस मुख्तस कर लेंगे, एक प्राइस डिसाइड कर लेंगे, तो क्या होगा कि बायर्स को उस प्रोडक्ट पे चीज़ लेनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी मोनोपोली। मोनोपोली कहते हैं उजारादारी को, जिसमें यह कि किसी एक कंपनी की उजारादारी हो जाए। जिस तरह वापडा है हमारे पास, वापडा हो गया, ठीक है ना, या नादरा हो गया। तो ये पाकिस्तान में ये मोनोपोली कर रहे हैं, ठीक है ना। के इलेक्ट्रिक जो है, के इलेक्ट्रिक आपने नाम सुना होगा, के इलेक्ट्रिक कराची में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी है उसको के इलेक्ट्रिक कहते हैं। उसकी कराची में क्या है, मोनोपोली है। अगर वो बिजली ना दे तो कराची क्या हो जाएगा, अंधेरे में डूब जाएगा। ठीक हो गया। तो ये के इलेक्ट्रिक है और ये वापडा है, ये वापडा है और ये नादरा है। तो मोनोपोली क्या होगी कि इसमें प्राइसेस आर सेट बाय, इसमें होता क्या है, इसमें नंबर ऑफ़ बायर्स बहुत ज़्यादा हैं या कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं एंड सेलर इज़ वन। इधर वन का लफ्ज़ आप लाजमी यूज़ करेंगे, अगर वन नहीं यूज़ करेंगे तो वो मोनोपोलिस्टिक बन जाएगा। अगर आप लिखें सेलर आर लेस, सेलर आर फ्यू, सेलर आर लिमिटेड, तो वो भी मोनोपोलिस्टिक बनेगा। अगर आप लिखें सेलर इज़ वन एंड बायर्स आर मोर, नंबर ऑफ़ बायर्स आर मोर एंड सेलर इज़ ओनली वन। तो पाकिस्तान में देख लें कि वापडा एक है, ठीक है। वापडा के दफ्तर बहुत सारे हो सकते हैं, हर शहर में होता है, लेकिन वापडा तो एक ही है ना। और तो ये हमारे पास क्या है, मोनोपोली है। वापडा की मोनोपोली है। वापडा चाहे तो यूनिट पर यूनिट प्राइस 20 रख ले, चाहे तो 40 रख ले, चाहे तो 10 रख ले। तो ये है। नादरा भी एक ही है पाकिस्तान में, नादरा फेडरल है ना, तो नादरा भी एक ही है, तो वो मोनोपोली, उसकी भी मोनोपोली है। वो चाहे तो आईडी कार्ड की फ़ीस 200 रुपये रख ले, कभी कभी वो ज़ीरो कर देते हैं, आईडी कार्ड की कोई फ़ीस नहीं है, कभी कहते हैं 200 रुपये, कभी कहते हैं 400 है, कभी कहते हैं 800 है। तो ये क्या है, उनकी मोनोपोली है, वो जिस तरह चाहे हमसे डील करें। तो ये मोनोपोली है। तो मोनोपोली में प्राइसेस किस तरह सेट की जाती है, प्राइसेस आर सेट बाय द सेलर हु इज़ ओनली वन। वो सेलर जो मार्केट में सिर्फ एक ही है, तो वो प्राइस अपने हिसाब से सेट करेगा और लोगों को उस प्राइस पे भी चीज़ लेनी पड़ेगी, चाहे वो प्राइस हाई हो चाहे लो हो, जिस तरह की भी हो। तो मोनोपोली जो है उसमें प्राइसेस को सेट करने के लिए कोई बायर्स की इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। बायर्स को नहीं देखते वो, जिस तरह हम आम मार्केटिंग में क्या करते हैं, कस्टमर की परचेजिंग पावर को देखते हैं, कस्टमर की रेंज को देखते हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे जो वापडा है, नादरा है, जो भी है वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो प्राइस चार्ज करेंगे अपनी मर्ज़ी के करेंगे। वो आपसे कस्टमर से नहीं पूछेंगे, ना कस्टमर के देखेंगे यार कस्टमर इस पर एग्री है या नहीं है। और लास्ट जो है वो है ओलिगोपली। ओलिगोपली अच्छा जी, ओलिगोपली। ओलिगोपली में भी फ्यू सेलर्स होते हैं और फ्यू बायर्स होते हैं। फ्यू सेलर्स एंड फ्यू बायर्स। फ्यू सेलर और फ्यू बायर क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट के हवाले से बात हो रही है।
ये नहीं हो रहा कि उस मार्केट में लोग कम हैं, उस मार्केट में बनाने वाले कम हैं। बनाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, ख़रीदने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किसी अब एक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उस प्रोडक्ट के फ्यू सेलर्स होंगे और फ्यू बायर्स। फॉर एग्जांपल आप आईफ़ोन की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में उसके सिर्फ 12 कस्टमर हैं या 14 कस्टमर हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी ओलिगोपली है। वो चाहे तो प्रोडक्ट की 2 लाख का सेल करे, चाहे तो वो नया प्रोडक्ट उसका आ रहा है वो 1200 सॉरी 4 लाख का सेल करे, चाहे तो वो 1 लाख पे ले आए। तो वो क्या है, उसकी वो करेगा ज़रूर, लेकिन वो देखेगा सही कि कस्टमर की, अगर मेरे कस्टमर 12-14 से बढ़ के 20-25 हो रहे हैं तो उस मुल्क में क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा कम प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब, ताकि ये ना हो कि मेरे जो 8-10 कस्टमर बढ़े हैं वो फिर स्विच कर जाएँ, ठीक है। तो ओलिगोपली में फ्यू सेलर होंगे और फ्यू बायर्स होंगे। तो इसमें प्राइसेस जो सेट की जाती है को सम हाउ, वो जो होता है, जो सेलर होता है वो कस्टमर्स की उसको देखता है, कस्टमर्स को देख के प्राइस सेट करता है। मोनोपोली की तरह नहीं होता कि अपनी मर्ज़ी की प्राइस। तो ओलिगोपोली में प्राइस सेट किस तरह होती है, प्राइस इज सेट बाय सम हाउ कंसीडरिंग द कस्टमर। कस्टमर को सम हाउ कंसीडर किया जाता है कि कस्टमर को देख लिया जाता है कि उस मुल्क में उसकी मुल्क की उससे पता चलता है ना, मुल्क की जो इकोनॉमिक पोजीशन है उससे पता चलता है कि कस्टमर की परचेजिंग पावर किस हिसाब से है या उनकी मेंटालिटी किस हिसाब से है। तो उस हिसाब से जो है वो सम हाउ प्राइस को चेंजिंग, प्राइस की फ्लक्चुएशंस को करते हैं कि कस्टमर को देखते हुए, कुछ हद तक, कंप्लीटली नहीं। तो बस ये प्राइसेस की यही टाइप्स हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग थी, और प्राइसेस की और भी टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो कंपनीज सेट करिए तो कस्टमर की बेस पे थी ना, और कॉस्ट की बेस पे थी। तो कुछ होते हैं जो क्या कहते हैं उसको, ओवरऑल प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है कंपनी की, कि वो समहाउ वो करती है स्कीमिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करती है, स्कीमिंग, और सम टाइम वो करती है पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। तो स्कीमिंग और पेनिट्रेशन का डिफरेंस भी बताऊंगा, और स्कीमिंग और पेनिट्रेशन कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए की जाती है, और कौन कौन सी कंपनीज होती है जो स्कीमिंग पे फोकस कर रही हैं आजकल, और कौन कौन सी कंपनी है जो पेनिट्रेशन पे फोकस कर रही हैं, उसकी डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपको कोई मसला हो तो मुझसे कमेंट में बात करें, इंशाल्लाह मैं आपको जो मसला होगा आपका हल करूँगा। थैंक यू सो मच।